हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ को हम क्या करते हैं कि अर्थ को एज्यूम करते हैं कि जो अर्थ है इसमें कुछ अजम्पशन हम लेते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि जैसे अर्थ जो है पोल्स पे क्या होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है। मतलब अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप का नहीं होके पोल्स पे थोड़ा दबा होता है, मतलब ओवल शेप का होता है। तो हम एक अजम्पशन ये लेते हैं कि अर्थ इज़ अ परफेक्ट स्फीयर। तो अजम्पशन नंबर 1 हम मान के चलते हैं कि ये जो है परफेक्ट स्फीयर है। तो परफेक्ट स्फीयर मतलब एकदम पूरा गोल है, लेकिन एक्चुअली में ये गोल नहीं होता, ये पोल्स पे थोड़ा सा दबा हुआ होता है, ओवल शेप का होता है। दूसरा कि इसकी डेंसिटी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। कहीं पानी है, कहीं ज़मीन है, कहीं पहाड़ है, तो डिफरेंट पॉइंट पे डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हम इसको भी एज्यूम करते हैं कि अर्थ जो है एक परफेक्ट स्फीयर है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑल दो यूनिफॉर्म नहीं होती, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डेंसिटी होती है, लेकिन हम मान के चलते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये परफेक्ट स्फीयर है। और दूसरा है डेंसिटी इज़ यूनिफॉर्म, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का हम एक स्फीयर को, अर्थ को एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर एज्यूम करते हैं। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड अभी जो बार बार हम लिखते हैं G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो सब कैसे आया। तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, हम कहते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया। तो अगर हम लिखें कि भाई फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हम पहला ये लिखें कि फील्ड सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी, तो फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो एक सॉलिड स्फीयर है, अगर अर्थ का मास हम m अज्यूम करते हैं और मान लेते हैं अर्थ की रेडियस r है, तो अगर हम इसका ये जो सॉलिड स्फीयर जिसको हम अर्थ कह रहे हैं, इसका रेडियस हम कहते हैं कि भाई इसकी रेडियस re है। e सब्सक्रिप्ट यूज़ किया है हमने किसके लिए, अर्थ के लिए। और इसका मास मान लेते हैं कि भाई ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका मास me है। तो एक सॉलिड स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू लिखनी आती है, चाहे अंदर वाले पॉइंट पे, चाहे बाहर वाले पॉइंट पे, चाहे सरफेस पे, कहीं पर भी एक सॉलिड स्फीयर के लिए फील्ड की वैल्यू लिखनी आती है। तो अगर हमें लिखना है फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए फील्ड की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो m लेंगे वो मास ऑफ अर्थ और रेडियस लेंगे वो रेडियस ऑफ अर्थ, ये ठीक है। इसमें सब चीज़ की वैल्यू हमें पता है, ये हमें g की वैल्यू पता है, g 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया भाई किसका, g की वैल्यू है। और मास ऑफ अर्थ अगर निकालें तो मास ऑफ अर्थ हमें पता होता है, या कहीं से हम डेटा देख लेंगे, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻24 kg। तो 6.4 और रेडियस हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो ये हमारा ऑलमोस्ट इतना ही होता है, ये 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर या 6400 इंटू 10⁻3 ये हो गया मीटर, और इसका स्क्वायर, ठीक है, 6400 किलोमीटर। तो हम एम ई की वैल्यू कितनी वो ऑलमोस्ट होती है 6.4 या 6 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg। ये मास का अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिए, ये सारी वैल्यूज़ पे पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं g। तो बेसिकली जो g अभी तक हम पढ़ते थे वो g क्या है, ये है वैल्यू ऑफ फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ये
अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होती है, बेसिकली उसी को हम जी बोलते हैं। तो जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू पता है तो उस पॉइंट पर कोई मास रखा है तो उस मास पे फोर्स लगेगा कितना, तो हम कहेंगे m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसीलिए जनरली हम वेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, m इंटू जी। ठीक है, जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड m इज मास। ठीक है, और हम मानते हैं कि नियर बाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अर्थ बहुत बड़ा है, तो हम मानते हैं कि भाई अगर हम अगल बगल के स्पेस में देखेंगे, अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जी ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या जी के में इतना वेरिएशन नहीं होता है। तो हम मानते हैं कि फॉर ए स्मॉल हाइट, अगर सरफेस से बहुत कम दूर पे जाते हैं तो हम मान के चलते हैं फॉर ए स्मॉल हाइट value of g is constant, value of g is constant। ऑल्दो ये चेंज हो रहा है, लेकिन जो है अगर चेंज होगा तो बहुत दूर जाओगे तभी चेंज होगा। अगर बहुत थोड़ी सी दूर जाते हो तो इसमें, जैसे हम 1 किलोमीटर चले गए ऊपर, जैसे हम सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो हमें r की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, अगर हम सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो r की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी कितना, इसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर, तब हमें लिखना पड़ेगा 6401 किलोमीटर आर की वैल्यू, और उससे सॉल्व करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ सरफेस के अगल बगल जो भी स्पेस होता है या सरफेस से थोड़ी सी ऊंचाई तक जी की वैल्यू हम कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं। ये कांस्टेंट नहीं है, लॉजिक बता दिया। अगर 1 किलोमीटर भी ऊपर जाते हैं तो आर की वैल्यू हमें हम यहाँ पर कितनी लिखनी पड़ेगी, 6400 किलोमीटर रेडियस है और 1 किलोमीटर उसमें और ऐड कर देंगे तो 6401 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है 6401 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी आपको दिमाग में आ गया भाई, जी स्मॉल जी मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस से थोड़ी बहुत ऊंचाई पे जाएंगे तो जी की वैल्यू में मानते हैं कि कोई चेंज नहीं होता है, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और अगर चेंज होता भी होगा तो बहुत स्मॉल होता है, तो हम ऑलमोस्ट उसको मान के चलते हैं कांस्टेंट। लेकिन अगर लार्ज हाइट पे जाए, अगर मान लीजिए हम सरफेस से, तो दूसरा हमें ये हमने लिखा कहाँ पे, सरफेस पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। तो फील्ड अब हम लिख रहे हैं फील्ड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस। तो h हाइट पर, सरफेस से h हाइट पर जाते हैं, फिर फील्ड लिखते हैं। तो फील्ड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस, फील्ड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस। तो सरफेस से अगर हम h हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर फील्ड की वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगी। फील्ड की वैल्यू जो है हाइट के हिसाब से चेंज होगी। तो अगर हम सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो वहाँ फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो फील्ड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस, तो अर्थ के सरफेस से अगर हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक जो है स्फेरिकल बॉल है जिसको हम अर्थ कह रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का एक बॉल है और ये परफेक्ट स्फीयर है, और ये हमने अजम्पशन लिया है कि ये परफेक्ट स्फीयर है। एक्चुअल में जो है ये ओवल शेप का होता है, पोज पे थोड़ा सा ये क्या होता है, चपटा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं, सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, इस पॉइंट पर g की वैल्यू क्या होगी, सरफेस से कितना ऊपर गए हैं, तो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर गए, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर गया, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर अर्थ की रेडियस r ही एज्यूम करें तो जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी हो जाएगी, उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो जाएगी h प्लस r। आपको पता है कि एक जो है सॉलिड बॉल के लिए r डिस्टेंस पे जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट पर लिखते हैं तो वो बॉल जो है एज अ पॉइंट मास बिहेव करने लगता है, और वो पॉइंट मास कहाँ पे रखा हुआ होता है, सेंटर पे। ठीक है, तो फील्ड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस अगर हम इसको लिखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट हाइट h, ठीक है, एट हाइट h अगर हम लिखें तो इस पर लिखना पड़ेगा हमें कितना, GME, और इस बार सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, h प्लस RE का होल स्क्वायर।
ठीक है, या फिर इसको हम लिख देते हैं कि जी एच, ठीक है, जी एच, जहाँ पर जी क्या होगा, जहाँ पर, ठीक है, जी एच लिख देते हैं, या इसको ई एच लिख दो या जी एच लिख दो। जी एच इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट हाइट एच फ्रॉम सरफेस, जी एच बोलो चाहे ई एच बोलो, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसमें से हम क्या करते हैं, आर ई कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा लिखा होगा जी एम ई अपॉन आर ई कॉमन ले लेते हैं तो आर ई का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेज टू द पावर कितना 2, आर ई बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये हमारा होगा एच हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू। और जहाँ पर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या है, ये अभी पीछे वाले में लिखा था, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इज ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको जी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, तो 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर। तो जी एच एट हाइट एच इज इक्वल टू हम लिखते हैं जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड एट एच हाइट, ठीक है। एच हाइट कहाँ, मतलब सरफेस से एच हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ये होगी, जहाँ पर जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस, इसका मतलब इसकी वैल्यू 9.8 है, और ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख भी लेते हैं, जी हर जगह हमने लिखा है, जी क्या है, जी है ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस, इसकी वैल्यू होती है कितनी, जी एम ई बाई क्या, आर ई का स्क्वायर, जी की वैल्यू, ठीक है। अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, या एच जो है आर ई रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इफ़ अगर ऐसा लिखे कि भाई इफ़ एच इज़ लेस देन आर ई के कंपैरिजन में एच बहुत छोटा है, तो एक बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से एक हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, उसको भी याद रखते हैं, कभी कभी काम आ जाएगा। अगर ऐसा है इफ़ एच इज़ लेस देन आर ई, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी एच इज़ इक्वल टू जी और इन ब्रैकेट 1 प्लस एच बाई आर ई, 1 प्लस एच बाई आर ई रेज टू द पावर कितना, -2, 1 प्लस एच बाई आर ई रेज टू द पावर -2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अगर हमें पता है कि अगर ये क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी है तो इस पावर को हम उतार लेते हैं, तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा कि भाई जी एच इज़ इक्वल टू कितना, जी एच इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ये 2 यहाँ उतर जाएगा, तो 1 माइनस 2h बाई आर ई। लेकिन याद रहे ये सिर्फ तभी यूज़ करेंगे फॉर्मूला जब हाइट जो है रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी, अदरवाइज ये बिना अप्रॉक्सीमेशन के फार्मूला ये हर जगह यूज़ कर लेंगे। लेकिन ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब हाइट जो है रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। तो ये हमने क्या सीखा कि अर्थ के सरफेस के जो बहुत ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर 1-2 किलोमीटर जाएंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम मान सकते हैं कि भाई 500 मीटर ऊपर गए या 1 किलोमीटर ऊपर गए तो जी की वैल्यू ऑलमोस्ट उतनी रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, जैसे 100 किलोमीटर चले जाते हैं, 500 किलोमीटर चले जाते हैं, ऐसा चले जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जी की वैल्यू चेंज होगी। जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, वो ये फॉर्मूला है कि भाई एच हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर एच आर ई के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, जैसे कि 5% के अंदर है, 5% के अंदर है, तो 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस। अब तीसरा हम लिखते हैं कि फील्ड जो है डेप्थ पे क्या होती है, ठीक है। अगर हम सरफेस के अंदर की डायरेक्शन में जाएंगे, फील्ड एट डेप्थ h फ्रॉम सरफेस, तो तीसरा हम लिखते हैं फील्ड एट डेप्थ h फ्रॉम सरफेस पे लिख लिया, h हाइट पे लिख लिया, अब लिखना है डेप्थ पे, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या है, थर्ड वन इज फील्ड एट डेप्थ h फ्रॉम सरफेस।
अगर हम किसी तरीके से सरफेस के नीचे जाएं, सरफेस के अंदर जाएं, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर की डायरेक्शन जाएं, तो वहाँ पर फील्ड कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हमें एक सॉलिड, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें एक सॉलिड स्फीयर के लिए हर एक पॉइंट पे, चाहे वो सरफेस हो, चाहे वो पॉइंट एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, हर एक पॉइंट पर फील्ड निकालना आता है। तो हर एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम बता सकते हैं। इसी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो फील्ड हम कह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और इसके सरफेस से सेंटर की ओर h डिस्टेंस नीचे उतर रहे हैं। तो सरफेस से सेंटर की ओर h डिस्टेंस नीचे उतर रहे हैं, तो यहाँ से हम h डिस्टेंस नीचे आ रहे हैं, तो h डिस्टेंस नीचे आ रहा है। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है, जो कि सरफेस से h डेप्थ पे है। तो इसकी जो है सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, हमें पता है पूरा इसका रेडियस आर ई है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसके सेंटर से डिस्टेंस होगी कितना, आर ई माइनस एच। ठीक है, आर ई माइनस एच, और इसका मास हमें पता है, इसका मास है एम ई। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या लिखें, एट डेप्थ एच। ठीक है, या फिर इसको सिंबल हम डी लिख देते हैं, ताकि वो उधर एच लिखा था इधर डी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एट डेप्थ डी, ठीक है, एट डेप्थ डी। तो डी डेप्थ पे अगर जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो एक अगर आपको इंटरनल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी है, इसको जीडी बोलिए, चाहे बोलिए ई एच, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो डेप्थ डी पर सरफेस से डी डेप्थ नीचे किसी पॉइंट पी पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली हो, तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला पता है। एक सॉलिड स्फीयर के लिए इंटरनल पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जी एम ई, और इनटू क्या, इनटू होता है जो भी डिस्टेंस हो फ्रॉम सेंटर से, तो आर ई माइनस डी, और अपॉन क्या, आर ई का क्यू, आर ई का क्यू। ठीक है, या फिर यहाँ से आर ई कॉमन ले लीजिए, आर ई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा डेप्थ डी पे जी डी इज इक्वल टू कितना, आर ई कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया जी एम ई। जब आर ई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कितना, आर ई स्क्वायर और 1 माइनस डी बाई आर ई। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको आप पहचानते ही क्या है, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जी डी की वैल्यू एट डेप्थ डी इज इक्वल टू कितना हो गया, जी एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। ये कोई अप्रॉक्सीमेशन के साथ फॉर्मूला नहीं है, ये बिना अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूला है। तो अगर आप डी डेप्थ नीचे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस, ये डी है सरफेस से जितना डेप्थ नीचे गया, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। चौथा एक होता है कि भाई अर्थ घूमती रहती है, तो उसका एक इफेक्ट होता है घूमने का। ये शायद हमने सर्कुलर मोशन में किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ जी। तो ये चौथा एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, क्या कि इफेक्ट ऑफ, भाई अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है और इस घूमने की वजह से जी की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होती है, तो उसका इफेक्ट कैसा होता है वो देखते हैं। ये सर्कुलर मोशन भी शायद किया हुआ है। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द वैल्यू ऑफ जी, इतना डिटेल में तो नहीं करेंगे लेकिन फॉर्मूला लिख देते हैं फिर भी। तो अर्थ चूंकि अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता जा रहा है, तो जी की डिफरेंट पॉइंट्स पे जी की वैल्यू इफेक्ट होगी, और वो कैसे इफेक्ट होगी वो देखते हैं। तो लेट सपोज कि ये अर्थ की एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट अर्थ स्पिन कर रहा है विथ ओमेगा एंगुलर स्पीड। तो इस एक्सिस के अबाउट अर्थ स्पिन कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इक्वेटर है, तो इक्वेटर हो गया, और यहाँ से कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट जो कि सरफेस पे है, सरफेस पे पॉइंट P है, इस पे देखना चाहते हैं हम कि भाई इस पे
जी की वैल्यू क्या होगी, या रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा पी पे। तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और इसको बोलते हैं, ये जो एंगल होता है अल्फा बोल लेते हैं, इसको बोलते हैं को लैटिट्यूड। तो आप याद करिएगा, याद रखिएगा जो इक्वेटर से एंगल बनता है थीटा को बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये होगा कितना, लैटिट्यूड। और जो अल्फा एंगल होता है उसको बोलते हैं को लैटिट्यूड। तो जिस भी टर्म्स में पूछा जाए वो आप बता सकते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको को लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अर्थ का रोटेशन का इफेक्ट होगा। अर्थ पे इस पॉइंट पर जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, या इस पॉइंट पर अगर कोई मास m रखें तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हर समय सेंटर की ओर लगता है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा mg जो कि सेंटर की ओर है, और g की वैल्यू हमें पता है, सरफेस पे g की वैल्यू पता है, वो होता है m इंटू जी। तो m इंटू जी एक होगा इस पे हमारा, इसका चूँकि ये रोटेट कर रहा है, तो ये किस रेडियस में रोटेट कर रहा है, अगर आप देखें किस रेडियस में रोटेट कर रहा है तो आप निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो देख रहा है जो पी पॉइंट है, या जिस पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा हुआ है वो आर कॉस थीटा की रेडियस में रोटेट कर रहा है। तो चूँकि वो रखा हुआ है इक्विलिब्रियम में है, तो हम उस पर अर्थ के रिस्पेक्ट में वो इक्विलिब्रियम में है, तो हम उस पर सारे फोर्सेस का सम जीरो कर सकते हैं। लेकिन अर्थ चूंकि रोटेटिंग फ्रेम है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो शूडो फोर्स इस पर लगा देते हैं। तो शूडो फोर्स क्या हुआ, इस पर लगा दिया हमने शूडो फोर्स। और शूडो फोर्स क्या हुआ, m इंटू जिस भी रेडियस में रोटेट कर रहा है आर कॉस थीटा और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये शूडो फोर्स लगा दिया। इसका मतलब हमने इसको लिखा है, ये एडिशनल फोर्स हमने लगाया है अर्थ फ्रेम में। दिस इज शूडो फोर्स, ठीक है, दिस इज शूडो फोर्स। और ये हम शूडो फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, अब हमने मान लिया अर्थ फ्रेम में बात कर रहे हैं कि अर्थ स्टेशनरी है, ठीक है। तो जमीन, चूंकि ये पार्टिकल जो है इस सरफेस पर रखा हुआ है पार्टिकल, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, इधर, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ये इधर। ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये n है। ये ट्रू वर्टिकल तो ये होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रू वर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये ट्रू वर्टिकल होना चाहिए था, लेकिन रोटेशन की वजह से ये वर्टिकल हमारा शिफ्ट हो गया है। तो एपरेंट वर्टिकल इसको बोलते हैं, ट्रू वर्टिकल ये एपरेंट वर्टिकल है, ठीक है। लेट सपोज कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है। लेट सपोज ये एंगल बनाता है बीटा या फाई एंगल बनाता है। तो फॉर इक्विलिब्रियम हम ये लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम जो भी फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उनको आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में एक दिख रहा है कि n का कंपोनेंट इधर आएगा, n cos फाई mr, और एक है mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो आ गया कितना, n cos फाई और प्लस mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड में, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो लेफ्ट साइड में एक फोर्स रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो दिख रहा है कि इस पर एक mg का कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, तो इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, mg cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1। और अगर इसी तरीके से वर्टिकल इक्विलिब्रियम इंश्योर करें तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम इंश्योर करें तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं कि भाई n sin phi इज इक्वल टू n sin phi इज इक्वल टू इसका एक कंपोनेंट जो ऊपर की ओर होगा n sin phi, वो mg का जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा उससे बैलेंस हो जाएगा, इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। बेसिकली किया क्या है कि अर्थ के, अब जैसे हम ही अर्थ पे खड़े हैं या कोई भी पार्टिकल अर्थ पर रखा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल स्टेशनरी है, अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है। तो हमने क्या किया, अर्थ फ्रेम से सॉल्व कर लिया। कोई जनरल पार्टिकल उठाया है, जो कि कोई भी जनरल पॉइंट पे एक पार्टिकल उठाया है जिसका लैटिट्यूड थीटा है, उस पर लगने वाले फोर्सेस निकाल लिया हमने कि भाई एक फोर्स लगा उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, या जो अर्थ जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर से
लिख लेगा। तो mg ये हुआ उस पार्टिकल का वेट, ठीक है। और अर्थ के फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो हमने कहा कि भाई ये पार्टिकल है, अर्थ स्पिन कर रहा है, तो ये पार्टिकल भी अर्थ के साथ साथ घूम रहा होगा। किस रेडियस से घूम रहा होगा? तो दिख रहा है कि भाई r cos थीटा रेडियस घूम रहा है, ये r है और ये वैल्यू r cos थीटा हो जाएगी, तो r cos थीटा पे रेडियस घूम रहा है, ठीक है। तो चूंकि अर्थ के फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं तो एक शूडो फोर्स लगा देंगे। इस शूडो फोर्स को बोलते हैं क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस शूडो को फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो जो है सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। तो ये पार्टिकल जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वो पॉइंट ये है, तो शूडो फोर्स हमने लगा दिया mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि ये पार्टिकल स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इस पर एक अर्थ के द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसको हमने n एज्यूम कर लिया। वो मैंने बताया कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो ट्रू वर्टिकल है उससे थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं अपरेंट वर्टिकल, ठीक है। तो हम इसको निकालना चाहते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है, क्योंकि हम कहीं पर भी अर्थ के सरफेस पे कहीं पर भी इक्विलिब्रियम इंश्योर करते हैं तो क्या लिखते हैं? नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg। तो n बराबर mg। तो बेसिकली अगर हमारा n अगर कहीं से कैलकुलेट हो जाए तो हम उसको बोलेंगे mg, और g की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो mg इफेक्टिव बोलेंगे ऐसा। तो n इज इक्वल टू होना चाहिए क्या हमारा? m इंटू जी इफेक्टिव या g अपरेंट जो भी कहो, तो mg इफेक्टिव होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा काम क्या है? n की वैल्यू निकालना। तो हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम ये रुका हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इक्विलिब्रियम इंश्योर करने के लिए जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर कर दिया। तो n cos फाई और mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? mg cos थीटा। n cos फाई प्लस mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर बराबर mg cos थीटा, और n sin फाई बराबर कितना? n sin फाई बोले तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और mg का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में होगा तो mg sin थीटा। ये दो इक्वेशन आ गई। इसमें हमें जरूरत किसकी नहीं है? हमें फाई की कोई जरूरत नहीं है, हमें फाई की जरूरत कुछ नहीं है, हमें सिर्फ निकालना है n, और जैसे ही n आ जाएगा तो हम कहेंगे वो mg इफेक्टिव के बराबर है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दे, अगर इसको स्क्वायर करके ऐड कर दे, ये वाला टर्म को, ये वाला टर्म लिखें और ये वाला टर्म लिखें, स्क्वायर करके ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा कितना? mg साइन थीटा का स्क्वायर प्लस mg साइन थीटा का स्क्वायर प्लस mg कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस mg cos थीटा माइनस mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर, mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर। इसको इधर ले गए, इसको स्क्वायर कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, n cos फाई को एक तरफ ले गए, ये इसको mg cos थीटा माइनस mr cos थीटा ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए, और mg sin थीटा को इधर स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया, ऐड कर दिया। जब इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये n साइन स्क्वायर फाई, n स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया n स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको इधर ले गए, इसको स्क्वायर किया और इसको स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये वाला टर्म तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ गया m स्क्वायर जी स्क्वायर, m स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका m स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ गया m स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर जी स्क्वायर बचा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? m स्क्वायर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा रेज टू द पावर 4, ठीक है। m स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओमेगा रेज टू द पावर 4 और माइनस ऑफ 2ab, तो 2ab भी लिख लेते हैं, तो 2ab कितना हो जाएगा? 2 और m स्क्वायर 2m स्क्वायर जी आर 2m स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने इसको n स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो n की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? mg इफेक्टिव इज इक्वल टू mg इफेक्टिव। इसको देखिए, ये वाला टर्म जो है बहुत छोटा है, ये वाला टर्म बहुत छोटा है। ओमेगा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 24 घंटे में या फिर 86,400 सेकेंड में एक बार रोटेट करता है। तो ओमेगा कितना लिख सकते हैं? 2
2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। तो एक रोटेशन में कितना एंगल घूमता है, 2 पाई रेडियन एंगल घूमता है, और 2 पाई रेडियन एंगल घूमने में एक दिन लगता है। एक दिन बोले तो 86,400 सेकेंड्स, तो इतना लगेगा। ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो उसके इस पर 4 है तो ये बहुत छोटा आएगा, तो इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 86,400 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ को अपने एक्सेस के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, मतलब 2 पाई रेडियन घूमने में कितना लगता है, 86,400 सेकेंड। तो ये दिख रहा है कि क्वांटिटी बहुत छोटी है, ओमेगा बहुत छोटा है, तो उसकी रेस टू द पावर 4 लिखेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने के बाद लिखें तो क्या आ गया, ये m स्क्वायर जी स्क्वायर और माइनस ऑफ 2m स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू द पावर कितना, 1/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लिया है। इसमें से mg कॉमन ले लीजिए, mg कॉमन ले लिया तो mg कॉमन लेने के बाद बचा कितना, बचा 1 माइनस mg कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, m रेस टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, अगेन क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से हम लगा के लिख लेते हैं वैल्यू कितनी आती है, तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा के वैल्यू लिख लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी, m से m कैंसिल हो गया तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g, और बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं तो क्या होती है, पावर उतर जाती है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये m नहीं है, ये g है, ठीक है। तो g ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई g, या g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा होता है अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट g की वैल्यू पे, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ही माइन्यूट सा इफेक्ट होता है। तो देख रहा है अगर थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो रोटेशन का इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होती है, तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है g माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू अगर 90 रखें तो ये कौन सा पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है पोल वाला, तो पोलर पॉइंट हुआ, पोलर पॉइंट, और पोलर पॉइंट पर g की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता, g इफेक्टिव इज इक्वल टू, जब हम थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू g। तो बेसिकली ये पूरा आपको याद रखना है, कैसे हमने डराइव किया वो मैंने बता दिया, लेकिन याद आपको ये रहना है जहाँ पर थीटा क्या है, लैटिट्यूड है, अगर ये को लैटिट्यूड होता तो यहाँ पर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता। तो ये हमने पढ़ा कि अर्थ की फील्ड के डिफरेंट एस्पेक्ट, पहला सरफेस पे फील्ड की वैल्यू कैसे लिखते हैं, h हाइट पर फील्ड की वैल्यू कैसे लिखते हैं, डेप्थ पर फील्ड की वैल्यू कैसे लिखते हैं, और रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो रोटेशन के इफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। कैसे निकाला वो मैंने बता दिया, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जहाँ पर थीटा का मतलब क्या है, लैटिट्यूड है, तो पोल्स पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, और इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस हिसाब से आप जो है जी का रोटेशन का जी पे क्या इफेक्ट होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आपसे कहा था भाई एग्जाम्पल नंबर 1 कि भाई कितनी हाइट में जाएं कि अर्थ की वैल्यू इतने अमाउंट से चेंज हो जाए, तो फाइंड द हाइट एट विच
वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसी का नाम होता है क्या, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, फाइंड द हाइट एट विच वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स, जैसे मान लीजिए पहला बोला जाए 99% ऑफ जी, 99% ऑफ वैल्यू एट सरफेस। ठीक है, या फिर बोला जाए कि दूसरा 50% ऑफ वैल्यू एट सरफेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वो हाइट बताइए जिसमें जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 99% ऑफ वैल्यू एट द सरफेस, ये या फिर 50% वैल्यू एट द सरफेस हो जाए। तो देख रहे हैं 99% वैल्यू एट द सरफेस का मतलब बहुत ही, जो जी की वैल्यू में उसमें चेंज बहुत ही कम हुआ है। 99% ऑफ वैल्यू एट सरफेस, तो वैल्यू एट सरफेस अगर मान लेते हैं कि भाई वैल्यू एट सरफेस इज जी, अगर मान लेते हैं वैल्यू एट सरफेस इज जी, सरफेस इज जी, तो पहले क्वेश्चन में वो हाइट बतानी है जिसमें जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, सरफेस पे जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका 99% हो गया। इसका मतलब 0.99 जी हो गया, 0.99 जी हो गया। लेकिन हमें पता है ये हाइट जो है बहुत ही कम होगी क्योंकि चेंज बहुत ही कम हुआ है, तो हम वो अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला कहता है जी इंटू 1 माइनस कितना 2h/re। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया, जी से जी कैंसिल हो गया, इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया, तो ये आ गया 2h/re, 2h/re इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99, तो 0.01। ठीक है, तो इससे वैल्यू आ गई कितना, इससे वैल्यू आ गई h इज इक्वल टू कितना 0.005 re। ठीक है, तो 0.005 re कितना हुआ ये, तो बहुत ही कम हुआ। अगर इसको देखा जाए तो 6400 किलोमीटर इंटू 0.005 अगर इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, ये आ गया 2 0 से 2 0 चला गया, 64 इंटू 1/2 या फिर हो गया 32 किलोमीटर। ठीक है, तो 32 किलोमीटर सरफेस से जब ऊपर जाएंगे तो इतना मामूली सा चेंज होगा, और ये वैल्यू भी मामूली सी है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, तो चेंज भी बहुत छोटा सा हुआ था। 99% का 99% वैल्यू बची हुई थी। ठीक है, दूसरा जिसमें कह रहे हैं कि भाई 50% ऑफ वैल्यू एट सरफेस, 50% ऑफ वैल्यू एट सरफेस का मतलब ये हो जाए कितना 0.5 जी, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है 50% लार्ज वैल्यू है, तो यहाँ h की वैल्यू हमें लग रहा है कि r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ अगर आपको यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, अभी बताते हैं। तो बिना अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूला क्या है, बिना अप्रॉक्सीमेशन के फॉर्मूला है g/1 प्लस कितना 1 प्लस h/re। इसको 50% कर देते हैं या फिर इसको कर देते हैं कितना 25% कर देते हैं, 25% कर देते हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 0.25 1 प्लस h/re का स्क्वायर, अगर जी से जी कैंसिल हो गया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1 प्लस h/re। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर उधर ले गया तो ये आ गया कितना 1 प्लस h/re इज इक्वल टू कितना 2, या h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू इज इक्वल टू re। इसका मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर अगर ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू जो है सरफेस पे जो वैल्यू उसका 25% हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहो कि भाई इसको हम जो है बिना अप्रॉक्सीमेशन वाले फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए, फिर से वही चीज़ आ जाएगी। इसको बिना अप्रॉक्सीमेशन वाले फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए, फिर से वही चीज़ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारे पास,
और इसका कुछ पार्ट हमने काइनेमेटिक्स में किया हुआ है, तो काइनेमेटिक्स में बहुत करते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे। जैसे अर्थ के सरफेस से h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, तो अर्थ के सरफेस से h हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, तो सरफेस से h हाइट से ठीक है, तो अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम h हाइट फ्रॉम द सरफेस, तो h हाइट से हमने क्या किया, इसको पार्टिकल को ड्रॉप किया। m मास का एक पार्टिकल है और इसको h हाइट से ड्रॉप किया। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस से, ये है सरफेस ऑफ अर्थ, ये है सरफेस। ठीक है, तो सरफेस से h हाइट पे एक पार्टिकल को ड्रॉप किया। ये हमारा अर्थ है जिसकी रेडियस, जिसका मास सब हमें पता है, तो इसकी रेडियस हमें पता है। अर्थ की जो मास है m कह रहे हैं, रेडियस r कह रहे हैं, और इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, जिसकी वैल्यू कितनी होती है g_m/r², सब पता है। ठीक है, तो ये हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन किन कंडीशंस में हमने किया है वो हम देखते हैं। तो सवाल नंबर एक, ठीक है, हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, जिसमें हम कहते थे मोशन अंडर ग्रेविटी, एक पार्टिकल को रिलीज़ किया, तो हम मान के चलते थे कि जी जो हमारा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम मान के चलते थे कि नियर द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, ये मान के चलते थे। ऐसा इसलिए मान के चलते थे कि अभी भी पता है कि अगर हाइट बहुत ही कम है, ठीक है, हाइट बहुत ही कम है, तो जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर केस 1 अगर हम कहते हैं कि h बहुत छोटा है एज कंपेयर टू RE, दूसरी चीज़ ये भी हम यहाँ पर लिखते थे, तो एक हमारा ये मान के चलते थे, दूसरा मान के चलते थे जिस पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं वो पार्टिकल का मास इज मच लेसर देन मास ऑफ अर्थ। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर मैच कर जाए तो हम कहते थे कि भाई टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द सरफेस, अगर इसको निकालें टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द सरफेस, तो ये पुराना वाला प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन हो गया। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द सरफेस, अगर हमने h हाइट से ड्रॉप किया और वो h हाइट बहुत ही छोटी हाइट है एज कंपेयर टू RE, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द सरफेस, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते थे और इसका आंसर होता था t = √2h/g। आपको होपफुली याद होगा। इस सवाल का जवाब ये है। दूसरा, स्पीड विथ विच द पार्टिकल विल कोलाइड विद द सरफेस, स्पीड विथ विच the particle collides with surface, तो किस स्पीड से पार्टिकल कोलाइड करेगा, तो आप कहते थे भाई इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको ऐसा लिखते थे, ½ mv² इज इक्वल टू कितना, mgh, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते थे, थर्ड इक्वेशन लगा देते थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 और डेप्थ है h, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो थर्ड इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेते थे, एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व कर लेते। ये हो गया v इज इक्वल टू, आ जाता था कितना, v इज इक्वल टू √2gh। ये हम बहुत पढ़ चुके हैं, तो v इज इक्वल टू √2gh, ये हम बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो सवाल नंबर 2 ये है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है अच्छे से। सवाल नंबर 2 क्या है, लेट सपोज कि h इज नॉट मच लेसर देन RE और h इज इक्वल टू, लेट सपोज h इज इक्वल टू RE, मतलब रेडियस के कंपैरिजन में। अब हम ये नहीं कह सकते कि g क्या है, कांस्टेंट है। बी पार्ट अभी भी कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसका मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और लेकिन उसको जितनी हाइट से गिराया गया है वो हाइट बहुत ज़्यादा है, वो हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में जो है बहुत मतलब कंपेरेबल है। ये इसको छोटा एज्यूम नहीं कर सकते, ये नहीं मान सकते हैं कि इतनी हाइट तक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अब अगर आपसे कहा जाए भाई ये कैलकुलेट करिए टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द सरफेस, तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो जो उसमें इंटीग्रेशन आएगा वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर हम टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द सरफेस नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर कैलकुलेट करना भी चाहते हैं, लेट सपोज करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कर नहीं पाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। वैसे अगर करना चाहें तो किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, gm/x², और gm/x² को क्या लिख देंगे, v dv/क्या dx
वी डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर एक माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि x धीरे धीरे कम हो रहा है, वी डी वी बाई डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, वी डी वी इज इक्वल टू जी एम डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, उससे v एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब जो है टाइम की वैल्यू पता चलेगी, लेकिन वो इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। इन टोटल इस केस में हम टाइम निकालने में असमर्थ हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये हम दिमाग में रखेंगे कि अगर हाइट, बहुत ऊंची हाइट से हमें फेंका जाए एक पार्टिकल को, तो ये हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें हमें प्रॉब्लम होगी, ये हमारा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर पूछा जाए भाई स्पीड with which the particle collides with the surface, ठीक है। तो यहां पर भी जो है हम जो है ये नहीं लिखेंगे v इज इक्वल टू √2gh, ये तब लिखा था हमने, ये कब लिखा था, जब हमने माना था कि h की वैल्यू RE से बहुत छोटी है। क्या मतलब हुआ, ये फॉर्मूला हमने तब लिखा था जब हमने माना था कि g की वैल्यू हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हमें पता है ये हाइट बहुत ज़्यादा है, g की वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं होगी, g की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एनर्जी कंजर्वेशन के लिए निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है h इज इक्वल टू RE, तो जिस पॉइंट से ड्रॉप किया गया उस पॉइंट पर उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल पहले क्या था वो निकाल लेते हैं। पोटेंशियल निकल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो अर्थ के सरफेस से r हाइट ऊपर, मतलब सेंटर से 2r हाइट पे एक पॉइंट है, उस पर पोटेंशियल होगा कितना, GME अपॉन कितना 2r, ये पोटेंशियल होगा। और इससे हमारा आ जाएगा उस मास की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल में, तो मास से मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल में, तो कितना हो गया GME m बाई कितना 2RE कैसे, सरफेस से RE हाइट पे और सेंटर से कितना हो जाएगा, सेंटर से भी RE है और सरफेस से भी RE है, तो कितना हो जाएगा 2RE, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जहां से हमने रिलीज किया। तो ये क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ, और फाइनली ये सरफेस पे गिरा है। तो सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, GME बाई RE, और तो फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा GME m बाई कितना RE, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। जो लॉस हुआ होगा पोटेंशियल एनर्जी का गिरने में, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो लॉस लिखें, तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस कितना हुआ, पहले 10 रुपये थे, 5 रुपये बचे हैं, मतलब 5 रुपये का लॉस हो गया। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये लॉस हो गया, यू इनिशियल इतना है, यू फाइनल इतना है, तो कितना हो गया माइनस ऑफ GME m बाई कितना 2RE, और माइनस माइनस प्लस हो गया GME m बाई कितना RE। तो आंसर इज कितना, आंसर इज GME m बाई कितना 2RE, ये लॉस हुआ है, और दिस लॉस गोज इनटू कितना, किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो ये हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना GME m बाई RE, ठीक है। तो इसमें से mm कैंसिल हो गया, 2 को उधर ले जाओ, तो दिख रहा है कि भाई v की वैल्यू आ गई, किस स्पीड से कोलाइड करेगा। तो ये जो कोलाइड करेगा इसकी स्पीड हो जाएगी कितना, m से m कैंसिल कर लेते हैं और 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2GME बाई कितना RE, ठीक है, 2GME बाई RE, GME बाई RE, और 2 से m कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको अगर g के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो g के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कितना, हमें पता है GME बाई RE का स्क्वायर को g बोलते हैं, तो GME बाई RE कितना हो जाएगा GRE। तो इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं कितना 2g इंटू RE, ठीक है। सॉरी, ये 2 था यहाँ पे, ये 2 आ रही था, तभी गड़बड़ आ रही है, ये GME बाई 2 आ रही था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो ये 2 नहीं है, तो GME बाई RE है, तो ये हो गया GRE। तो ये हमारा आंसर आएगा कि इस स्पीड से कोलाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब इस केस में, अगर ऐसा केस है तो इसमें हम टाइम तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन किस स्पीड से कोलाइड करेगा वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते तीसरा केस है,
जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये तो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू आर ई, ये बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू आर ई, मतलब जो हाइट है वो हमारा रेडियस के कंपैरिजन बहुत छोटा है, लेकिन m जो है वो कंपेरेबल है, या फिर m को कह देते हैं m/2me, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो फिर से निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई किस स्पीड से लड़ेगा, ये दो सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। स्पीड विथ विच द पार्टिकल कोलाइड विथ सरफेस एंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द सरफेस। तो ये तीसरा सवाल है। तीनों सवाल में क्या क्या अंतर है एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तीनों सवाल में क्या क्या अंतर है, ठीक है। अगर हम ऐसा कहते हैं h इज मच लेसर देन आर ई, इसका मतलब फिर से वही बात हो गई कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हम कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये वो केस हो गया जिसमें g को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। g को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, वो एक पार्टिकल है, लेकिन उस पार्टिकल का मास इस बार बहुत हैवी है, ठीक है। अभी तक हम मास लाइट ले रहे थे, तो मास लाइट लेने से हुआ क्या, जब हम मास लाइट ले रहे थे तो जब कोई पार्टिकल गिरेगा, जब ये पार्टिकल इधर गिरेगा तो अर्थ भी क्या होगी, अर्थ भी तो ऊपर जाएगी। एक्शन रिएक्शन, अगर इस पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है तो उस पार्टिकल की वजह से अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर क्यों लगेगा, ऊपर क्यों लगेगा। क्योंकि पहले दो केसेस में हमने कहा कि ये मास जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का मास है एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब जब ये नीचे गिर रहा है तो अर्थ का अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो उसका मूवमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो रहा है। तो पिछले वाले दो केसेस में ये बात थी कि अर्थ मूव नहीं कर रहा, अर्थ फिक्स है। लेकिन इस बार चूंकि हमने मास बहुत बढ़ा दिया है, मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर दी है, इसका मतलब अगर ये नीचे आएगा तो अर्थ भी ऊपर आएगा। तो बेसिकली वो मास, अगर ये मास कुछ नीचे आएगा तो अर्थ भी कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन वाला पेयर है, मतलब इंटरनल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ने मिलके कितनी डिस्टेंस चली होगी, दोनों ने मिलके h डिस्टेंस चली होगी, दोनों ने मिलके, ठीक है, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रहा है, दोनों ने मिलके h डिस्टेंस चली होगी। तो अकेले उस मास ने कितना डिस्टेंस चला है, तो अकेले उस मास ने कितना डिस्टेंस चला है अगर ये निकाला जाए, तो जैसे पहला सवाल कर रहे हैं, इसको पहला बोल रहे हैं या ए पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में हम कहें कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल, ठीक है। तीनों सवालों में अंतर समझने की कोशिश करिएगा क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल, तो हमें पता है कि दोनों ने मिलके h चला है। जब ये सरफेस पर लड़ेगा तो कुछ पार्ट ये कवर करेगा, कुछ पार्ट वो कवर करेगा। तो उसने कितना डिस्टेंस चला होगा, तो उसने डिस्टेंस चला होगा कितना, उसने डिस्टेंस चला होगा अगले का मास, इसका मास दैट इज m e डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज m e प्लस 2me और इंटू h, ठीक है। तो ये कैंसिल होके दिख रहा है कि भाई उसने चला होगा h/3, वो हैवी है, ठीक है, वो कम चला होगा, अर्थ खुद ज़्यादा चला होगा, ठीक है। तो h/3 उसने चला है, लेकिन इस h/3 जब वो पार्टिकल h/3 डिस्टेंस नीचे गिरा है, ठीक है, तो गिरने के दौरान जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उस पर जो फोर्स लग रहा है वो हमने माना है कि वो कांस्टेंट है, क्योंकि h इज मच लेसर देन आर ई। तो बहुत ही जो चेंज हो रहा है जी में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं जी इज कांस्टेंट। इसका मतलब वो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में h/3 गिरा है, जो टाइम लगना चाहिए t इज इक्वल टू √of 2h/g होना चाहिए। 2h और h की जगह कितना लिख देंगे, h की जगह h/3 इंटू जी। तो उसको टाइम गिरने में लगना चाहिए कितना, 2h/3g, ठीक है। तो इस बार हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और वो किस स्पीड से गिरेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। किस स्पीड से गिरेगा, चूँकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है और उसको h/3 गिरना है, तो उसकी स्पीड जब वो लड़ने वाला होगा उसकी स्पीड क्या होगी, √of 2g, g की वैल्यू कांस्टेंट है h/3, तो इस स्पीड से गिरेगा वो, ठीक है। आगे और भी एग्जाम्पल करेंगे हम इससे रिलेटेड, ठीक। जो डेप्थ वाले एग्जाम्पल हैं वो हम करेंगे। तो ये होपफुली आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया हो। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि तीनों जो हमने डिफरेंट इसके 3 पार्ट किए उसमें क्या अंतर है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है।